देखिए, लास्ट सेशन में हमने नेबर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया। किस तरीके से एआईजीआरपी नेबर बनाता है, किस पैकेट के थ्रू बनाता है। नेबर ऑथेंटिकेशन के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। जो टाइमर्स थे उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम चलेंगे टोपोलॉजी के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट है। वॉइस क्लियर है ना मेरी? टोपोलॉजी टेबल की अगर मैं बात करता हूँ तो टोपोलॉजी टेबल एक ऐसा स्ट्रक्चर है, या कह लीजिए एक ऐसा डेटाबेस है एआईजीआरपी, जिसमें वो जितने भी रिमोट नेटवर्क्स हैं उन सबको प्लेस करता है। ठीक है। और प्लेस करने के बाद उसके ऊपर एल्गोरिदम रन करता है। और एल्गोरिदम रन करने के बाद जो बेस्ट पाथ आता है वो आपके राउटिंग टेबल में जाता है। एक जनरल आइडिया जो है टोपोलॉजी टेबल का, इसके नाम से जैसे पता लगता है कि इस फील्ड में या इस डेटाबेस के अंदर या इस टेबल के अंदर एआईजीआरपी की आपका जो करंट प्रोसेस डोमेन, सॉरी, जो राउटिंग डोमेन आपने चला रखा है, जो भी एस नंबर चला रखा है, उसमें जितने भी एआईजीआरपी एडवर्टाइज नेटवर्क्स हैं वो सारे लिस्टेड होते हैं कहाँ? टोपोलॉजी टेबल में, विद सम फीचर्स जो हम अभी कमांड्स के थ्रू देखेंगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। और उसमें जब सारे लोकेशन ऐड हो जाते हैं तो फिर उस टोपोलॉजी के टेबल के ऊपर जितने भी लिस्टेड इंफॉर्मेशन हैं उनके ऊपर एआईजीआर राउटिंग प्रोटोकॉल की जो एल्गोरिदम है वो वर्क करते हैं। और उनमें से बेस्ट पाथ सेलेक्ट करते हैं। और बेस्ट पाथ सेलेक्ट जो होते हैं वो टोपोलॉजी टेबल से मूव होकर कहाँ चले जाते हैं? आपके राउटिंग टेबल में, और उसके ऊपर फॉरवर्डिंग डिसीजंस आने शुरू हो जाते हैं। जनरल आइडियोलॉजी। लेकिन इसके अलावा भी टोपोलॉजी टेबल में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली बात, टोपोलॉजी टेबल के अंदर आपको मैट्रिक्स दिखाई दे। मैट्रिक वो पैरामीटर है जिससे राउटिंग प्रोटोकॉल बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए फॉर्मूला निकालते हैं बाय यूजिंग देयर ओन एल्गोरिदम्स, जिसकी अपने अपने एल्गोरिदम है। जैसे लिंक स्टेट के अपने एल्गोरिदम है, डिस्टेंस वेक्टर के अपने एल्गोरिदम। ठीक है। और EIGRP के आप जानते ही हैं, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। ये सब एल्गोरिदम क्या करते हैं? आपके जो पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू बेस्ट पाथ सेलेक्ट करते हो, जैसे नेक्स्ट हॉप हो गए, नंबर हॉप काउंट हो गए, बैंडविड्थ हो गई, ठीक है, इन सब चीजों से ये पाथ को कैलकुलेट करते हैं। और कैलकुलेट करने के बाद फिर उनमें राउटिंग डिसीजन को अप्लाई किया जाता है कि कौन सा पाथ बेस्ट है, क्या है। तो वहां पर जो फॉर्मूला निकालने के लगाने के बाद एल्गोरिदम जो फॉर्मूला पुट करती है, उसके बाद जो उसका आंसर आता है, उसकी जो वैल्यू आती है उसे हम लोग मेट्रिक कहते हैं। कई जगह कॉस्ट कहते हैं, कई जगह मेट्रिक कहते हैं, लेकिन जो रियल वर्ड है वो मेट्रिक है। ठीक है। तो अब यहाँ जो EIGRP है, EIGRP अगर हम मेट्रिक्स की बात करते हैं, EIGRP एक बहुत स्पेशल राउटिंग प्रोटोकॉल है। और इसके जो मेट्रिक कंपोनेंट है वो भी बाकियों से अलग है। EIGRP में सबसे इंपॉर्टेंट जो बैंडविड्थ, सॉरी, मेट्रिक पैरामीटर्स हैं, सबसे पहले आता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ आप जानते हो, लिंक की स्पीड होती है। ठीक है। और इंटरफेस की एक्चुअल में जो बैंडविड्थ होती है, जैसे आप ईथरनेट लेते हैं, फास्ट ईथरनेट लेते हैं, गीगाबिट ईथरनेट लेते हैं, जो भी आप इंटरफेसेस लेते हो, तो उन इंटरफेसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी, जो कितनी अलाउेबल स्पीड पर चल सकते हैं। 10 Mbps है, ईथरनेट है तो 10 Mbps पर सेकंड आ सकता है। फास्ट इथरनेट है तो 100 Mbps आ सकता है। ठीक है। और 1000, इस तरीके से Gbps तक भी आप जा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके राउटर के मॉडल पर, उस पर कौन सा इंटरफेस है। तो हर इंटरफेस के पास अपनी एक स्टैटिक मैट्रिक होती है। ठीक है। जो उस पर असाइन रहती है हमेशा से। एक स्टैटिक कमांड रहती है, और बैंडविड्थ को आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो यूजिंग। लेकिन ये जो पैरामीटर है ये किसका है? राउटर का फिजिकल इंटरफेस का पैरामीटर। और इस इंटरफेस को या इस पैरामीटर को राउटर EIGRP ने अपने पाथ कैलकुलेशन के अंदर यूटिलाइज किया। ठीक है। कैसे करता है? अगर हम इसकी जो कंपोजिट मेट्रिक है EIGRP, मैंने जैसा आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, EIGRP बहुत सारे फैक्टर्स पर काम करता है, बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड, एमटी, इन सब चीजों के ऊपर। तो उनमें बैंडविड्थ का क्या रोल? बैंडविड्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। ये स्पीड बताती है कि एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक जाने में आपको कितनी समय लगेगा, उसकी कैलकुलेशन आप बैंडविड्थ से निकाल सकते। तो EIGRP जब कंपोजिट मैट्रिक को ड्रॉ करता है या उसको फाइंड आउट करता है, तो ये क्या करता है? एक सोर्स से लेकर
एक डेस्टिनेशन तक। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जितने भी आपके पास राउटर्स टू राउटर, राउटर टू राउटर्स हैं, इनमें जिस भी लिंक की बैंडविड्थ मिनिमम होगी उसको अकाउंट में लेता है, मिनिमम बैंड। अब ये मिनिमम बैंडविड्थ क्या है? एआईजीआरपी की जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है। ये क्या करता है, हम, आप ऐसे मान लीजिए जैसे हम कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ दिल्ली से बेंगलोर ट्रैवल करना चाहता हूँ बाय रोड, ठीक है। और मुझे पता है कि एक एक्सप्रेस वे है और एक्सप्रेस वे पर मुझे जैसे 1000 किलोमीटर जाना है, ठीक है। और 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर मैं चलता हूँ तो 10 घंटे में मुझे पहुंच जाना चाहिए, 10 आवर्स में मैं यहाँ पर पहुंचा, ठीक है। मेरी बैंडविड्थ क्या कहती है कि 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से आप 10 आवर्स के अंदर आप 1000 किलोमीटर को कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। ये बैंडविड्थ का एक आइडियोलॉजी है। लेकिन एआईजीआर ये टोटल है। एआईजीआरपी क्या करता है? अब यहाँ हमारे राउटर्स की बात करते हैं। अब राउटर्स में गए, होप बाई होप डिजाइन। हो सकता है ये 1 Gbps हो सकता है ये 100 Mbps हो सकता है ये 10 Mbps हो, और ये हो सकता है ये फिर 1 Gbps हो, और ये 10 Gbps हो। इस तरीके के बैंडविड्थ लिंक हो सकते हैं राउटर टू राउटर, इंटरफेस टू इंटरफेस। अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग राउटर्स पे अलग अलग बैंडविड्थ असाइनमेंट हो सकते हैं। तो एआईजीआरपी किसी भी पाथ को कैलकुलेट करने के लिए टोटल बैंडविड्थ पर बात नहीं करता, ये बात करता है वर्स्ट बैंडविड्थ के ऊपर, कि सबसे वर्स्ट बैंडविड्थ किस इंटरफेस की है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हो तो जो 10 Mbps वाला जो हमारा लिंक है, ये सबसे स्लो लिंक। तो ये वाला राउटर जब सोर्स से डेस्टिनेशन तक की बैंडविड्थ, सॉरी, मेट्रिक को काउंट करेगा, तो उसमें इस सोर्स से लेकर यहाँ से इस डेस्टिनेशन तक जाना है, तो जो बैंडविड्थ आएगी वो आएगी 10 Mbps। अब इसे पता कैसे लगती है कि मिनिमम बैंडविड्थ है कैसी, उसकी जिम्मेदारी राउटर्स के पास होती है अपडेट में। जैसे दोनों राउटर्स हैं आपके लास्ट वाले, ये क्या करते हैं, ये से अपने बैंडविड्थ पैरामीटर्स या कह लीजिए अपने मैट्रिक पैरामीटर से शेयर करता है। ये कंपेयर करता है कि मेरा रिसीव बैंडविड्थ और मेरे जो आउटगोइंग में, इसमें कौन सी मिनिमम। तो ये देखता है कि ये रिसीव हो रही है 10 Gbps, इधर हो रही है 1 Gbps। तो जो अपना नेबर है दूसरा, उसको रिपोर्ट क्या करता है, मिनिमम बैंडविड्थ का पैरामीटर यहाँ पर रिपोर्ट करता है, इसे भी बताता है, इसे भी बताता है। और ये फिर आगे उसे फॉरवर्ड करते हैं, ये भी यहाँ पर जाकर कंपेयर करता है कि अच्छा रिसीविंग बैंडविड्थ जो मुझे अपने इस नेबर से मिली है जो लेफ्ट हैंड साइड में है, उससे राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड में उससे मुझे मिलती है 1 Gbps, लेकिन मेरी जो लोकल बैंडविड्थ है अब आगे जाने के लिए वो 10 Mbps है। तो ये अपने अगले नेबर को क्या बताएगा कि 10 Mbps इज द अकाउंटेबल। ऐसे ही इसकी 100 है तो ये 100 को नहीं करेगा, रिसीव 10 Mbps है, ये इधर 1 Gbps है, ये भी इधर 10 Mbps बताएगा। तो वो हो बाई हाउ डिजाइन से राउटर टू राउटर अपडेट के थ्रू ये मिनिमम बैंडविड्थ को शेयर कर डालता है। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? यस सर। तो मिनिमम बैंडविड्थ से फायदा क्या होता है कि आपको सबसे वर्स्ट लिंक के बारे में पता लग जाता है, और आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि ओरिजिनली कि एक होप से दूसरे होप तक जाने में, यानी कि एक सोर्स एक डेस्टिनेशन बन जाने में सबसे जो वीकेस्ट लिंक है वो 10 Mbps का है, तो मुझे सारी कैलकुलेशन उसको कंसिडर करके करनी होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने केवल यहाँ से वन से और यहाँ तक की बैंडविड्थ कैलकुलेट करी और पाथ कैलकुलेट कर दिया, बेस्ट निकाल लिया, तो वो बेहतर नहीं है। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि आपके पास अगर आप गाड़ी से निकलते भी हो और कहीं आगे जाने के बाद सड़क खराब मिल जाती है, रोड खराब हो जाते हैं, तो आपकी स्पीड पर फर्क आता है। तो आप जो 1000 किलोमीटर 10 आवर्स में सोच रहे थे कंप्लीट करने का, लेकिन अगर रोड में कोई डिस्टरबेंस है किसी भी तरीके का, तो फिर आप उसे नहीं जा सकते। तो अगर आपने किसी को समय बता दिया कि हाँ भाई मैं 10 घंटे बाद इस जगह पर मिलूंगा और आप मेरा वेट करना, और आपको ये पता आइडिया ही नहीं था कि बीच में सड़क खराब हो सकती है या और भी कोई ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं, हर्डल्स आ सकते हैं, तो आपने ये पूरा एक फिक्स टाइम बता दिया। लेकिन ये जो बीच में जो कई सारे स्टॉप्स थे, उनमें एक स्टॉप इतना ज्यादा खराब था, वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, रोड कंस्ट्रक्ट हो रही थी या एनिमल कुछ भी, तो ये जो टाइम आपने उसको बताया ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे वर्स्ट सिचुएशन का पता लगाते हैं और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं कि खराब से खराब सिचुएशन में भी मेरा पैकेट इतनी देर में जा सकता है। तो 10 Mbps के हिसाब से हम लोग
क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो अगर दो लिंक है आपके पास किसी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आप इनमें सबसे जो स्लो लिंक है उनके कंपैरिजन करोगे कि इधर 10 Mbps है, इधर 1 Mbps है, एक लिंक में 1 Mbps है, तो बेस्ट ये वाला आएगा। तो ये जीआरपी इस तरीके से वर्क करता है। क्लियर है बैंडविथ? यस सर। तो इसको सर नेटवर्क में चेक कैसे करेंगे कि मिनिमम बैंडविड्थ वाला कौन कमांड्स सा? के थ्रू सब पता लग जाएगा। ओके ओके। क्योंकि आपको कौन देता है, जो राउटर्स हैं दूसरे, वो अपडेट करते हैं, दोनों आपस में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपने देखा कि हाँ भाई आपकी बैंडविड्थ कितनी है, मैंने कहा 100 Mbps है। फिर आप चेक करते हो कि आपकी 10 Mbps है, तो फिर आप अपना जो नेक्स्ट नेबर है उसको 10 Mbps बताओगे, ये नहीं बताओगे कि मेरा जो प्रीवियस नेबर है उसकी 100 Mbps। क्लियर है? यस सर। तो EIGRP में भी दो तरीके की मेट्रिक देखी जाती है। एक को हम कहते हैं क्लासिक मेट्रिक, और एक होती है वाइड मेट्रिक। वाइड मेट्रिक iOS 15 के बाद से स्टार्ट हुई। तो EIGRP की जो क्लासिक मेट्रिक है ये 32 बिट की है, 32 बिट की कैलकुलेशन कर सकती है, और ये 64 बिट तक जा सकती है। मीन्स अगर मैं क्लासिक मेट्रिक की बात करता हूँ तो बैंडविड्थ जो है आप मैक्सिमम 1 GB 1 kbps टू 1 kbps टू 10 Gbps तक जा सकते हैं। 10 Gbps तक के लिंक तक की कैलकुलेशन कर सकती है आपके इंटरफेस। अगर 10 Gbps को सपोर्ट करते हैं तो वहां तक की भी कैलकुलेशन कर सकती है, क्योंकि 32 बिट के फॉर्मूले में 10 Gbps तक जा सकते हो। 64 बिट में आप कहाँ तक जा सकते हो? 64 बिट में आप 655.36 Tbps लिंक तक जा सकते हो, टेराबाइट। तो बहुत हायर है। मतलब कितना भी बड़ा इंटरफेस हो, कितनी भी स्पीड वाला हो, तो ये जीआरपी के पास पावर है। तो 655 Tbps बहुत जबरदस्त स्पीड होती है। तो अगर वैसे अगर यहाँ तक आप नहीं जाते हो तो क्लासिक जो मेट्रिक्स हैं जो जनरली आप देखते भी हो, वो सब इसी में चलते हैं और सब बैकवर्ड कंपैटिबल है। क्लासिक मेट्रिक वाइड मेट्रिक क्लासिक से बात कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिक मेट्रिक से पहले हमारा आईजीआरपी हुआ करता था। आईजीआरपी की जो मेट्रिक फाइंडिंग फॉर्मूला था वो केवल 24 बिट तक था, वो और कम था। लेकिन आईजीआरपी पिक्चर में ही नहीं है, खत्म हो गया हमेशा से, और स्टैटिक रहती है। ठीक है, अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है जिसे आप कहते हो डिले। डिले भी क्या है, एक स्टैटिक मैट्रिक है जो हर इंटरफेस पे डिले कमांड के थ्रू आप उसे असाइन कर सकते हो। ठीक है, रियल टाइम में आप ये कह लीजिए कि डिले एक ऐसी चीज है जस्ट लाइक आपका कोई ट्रैफिक जा रहा है। ठीक है, राउटर टू राउटर आप जा रहे हो और इंटरफेसेस पे अपने सीरियलाइजेशन डिले होते हैं। ठीक है, जैसे उसे प्रोसेसिंग में टाइम लगता है कि भाई राउटर पर आपका पैकेट यहाँ रिसीव हुआ, उसे दूसरे इंटरफेस से निकालना है, उसे एनकैप्सुलेशन डे एनकैप्सुलेशन के प्रोसीजर में जाना है या कुछ भी ऐसा काम करना है। तो हर इंटरफेस की कैपेसिटी के हिसाब से डिले को भी कंसिडर किया जाता है। डिले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब क्वालिटी सर्विस पढ़ोगे तो इसके बारे में बात होगी। ठीक है, कई तरीके के डिले होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सीरियलाइजेशन डिले है उसका मतलब क्या हो गया कि एक इंटरफेस के ऊपर राउटर जब किसी पैकेट को रिसीव करता है दूसरे इंटरफेस पर बाहर निकालता है, तो राउटर यहाँ पर कुछ होल्ड टाइम लगा देता है, कुछ समय लगता है राउटर को प्रोसेस करने में। और वो समय भी इंटरफेस की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है कि अगर ईथरनेट है तो ज्यादा समय लगेगा, फास्ट ईथरनेट है तो और ज्यादा और कम लगेगा। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द इंटरफेसेस ये डिले भी छोटे या बड़े हो सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि डिले का मतलब क्या हो गया, जस्ट लाइक आप यहाँ से निकले और कुछ रोड से ट्रेवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, और बीच में 4 बार टोल प्लाजा आ जाता है। ठीक है, और टोल प्लाजा में भले ही कितना भी फास्टैग आपने लगा दिया हो, और वो बैरियर बूम बैरियर जब तक गिरा रहेगा आपका स्कैन होगा फिर उठेगा फिर जाएगा, यानी कि आपको 2 या 4 सेकंड का आपको डिले लगता ही लगता है। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशंस आप अब जो एंड टू एंड टाइम ट्रैवल कर रहे हो कैलकुलेट कर रहे हो,
उसमें डिले एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने ज्यादा राउटर्स होंगे उतना ज्यादा डिले होगा। ठीक है। नंबर ऑफ राउटर्स, उनके इंटरफेसेस की कैपेसिटी कैसी है, जितना अच्छा इंटरफेसेस होगा तो उतना ही डिले कम होगा। मतलब ईथरनेट का डिले का कम ज्यादा है, फास्ट ईथरनेट का उससे कम है, गीगाबिट ईथरनेट का उससे कम है। तो ये भी अकाउंटेबल चीज है। और EIGRP इसको टोटल डिले पर काम करती है। बैंडविड्थ तो मिनिमम को यूज करती है, लेकिन टोटल डिले का मतलब हो गया जितने भी राउटर्स लगे उनमें जितना भी डिले आ रहा है, और आउट गोइंग डिले केवल, उन सबको टोटल काउंट कर लेते हैं। ठीक है। उन सबको टोटल काउंट कर लेते हैं। माइक्रो सेकेंड्स में डिले होता है। ठीक है। डिले को किस में काउंटिंग किया जाता है? माइक्रो सेकेंड्स के अंदर। लेकिन जब आप राउटर में लिखते हो तो माइक्रो सेकेंड को टेंस ऑफ सेकेंड्स में लिख दिया जाता है। अगर आप देखोगे, अगर आप डिले कमांड को यूज करना चाहते हो, डिले को वेरी करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो जैसे 1230 माइक्रो सेकेंड का डिले आ रहा है आपको टोटल। ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो आप इसे लिखोगे 123, क्योंकि ये टेंस में डिवाइड होकर लिखा जाता है फॉर द फ्रेमिंग, मतलब आपकी जो AIGRP कैलकुलेशन में फिट हो जाए। लेकिन ओरिजिनली अगर 123 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर जैसे 1 डिले लिखा हुआ है तो इसका मतलब ओरिजिनली 10 माइक्रो सेकेंड का डिले। तो टेंस के फॉर्मेट में यानी डिवाइडेशन में लिखा जाता है 10 माइक्रो सेकेंड्स का डिले। क्लियर है? राउटर पे जब खोलकर देखोगे, शो इंटरफेस आउटपुट देखोगे, तो आपको हमेशा डिले अलग दिखाई देगा, 10 टाइम्स ग्रेटर दिखाई देगा। लेकिन जब आप कॉन्फ़िगर करोगे तो कॉन्फ़िगर हमेशा आप कैसे करोगे? उसे टेंस में करोगे। क्लियर है? यस सर, 123 करने से उसका 10 टाइम्स दिखाई देगा, वन टेन टू थ्री टाइम्स जीरो दिखाई देगा यानी कॉन्फ़िगरेशन। आप 110 123 लिख रहे हो तो इसका मतलब 1230 लिख रहे हो। तो ठीक डिले है। लेकिन हम कॉन्फ़िगर क्यों करेंगे? डिले तो वो नेचुरली हो रहा है उसके वहां पे। आप चेंज करना चाहते हो तो बता रहा हूँ। आप बैंडविड्थ भी चेंज कर या सकते हो, आप डिले भी चेंज कर सकते हो, यू कैन हम चेंज। डिले डिले बढ़ा सकते हैं, राइट? बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, अपने हिसाब से जो भी आप करना चाहते हो। आप किसी बात को मैनिपुलेट करना चाहते हो, आप डिफॉल्ट टाइमर्स पे डिलेस पर नहीं जाना चाहते, तो यू कैन मैनिपुलेट इट इन द EIGR। तो ओके। भाई आप चेंज करना चाहते हो, राउटर ने एक बेस्ट पाथ निकाल कर दिया है आपको सब चीजों से, आप हम्म। चाहते हो उस पर नहीं जाना चाहते, दूसरे पर जाओगे, तो आप क्या करोगे? पाथ मैनिपुलेशन कराओगे। और मैनिपुलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेट्रिक कंपोनेंट पर बात करनी पड़ेगी। जी। किसी कोई अच्छी बैंडविड्थ से जा रहा था, आप उसको नहीं जाना चाहते, तो उसके बैंडविड्थ को वर्स्ट कर दोगे, कम कर दोगे। ठीक है। मैक्सिमम से तो ऊपर नहीं ले जा सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हो अगर जरूरत बट पड़ती है तो। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है। डिफॉल्ट डिले कितना रहेगा सर? हर इंटरफेसेस का अलग अलग है भाई। वो ओके, स्पीड हर पे डिपेंड। इंटरफेस टाइप का, वो शो इंटरफेस करके जब देखोगे तब आपको पता लगेगा। तो मैं ठीक। ये बोल रहा था सर कि जो डिफॉल्ट डिले है उससे तो ज्यादा मैं रिड्यूस नहीं कर सकता ना? नहीं कर सकते हो। जो जो फास्टेस्ट प्रोसेसिंग कर रहा है हाँ। वो इंटरफेस, हाँ। विच इज जो उसकी रियलिस्टिक वो है, हम्म। लेट्स से अगर 10 Mbps का कोई पोर्ट है हम्म। और उसकी जो नेचुरल डिले ऐड कर रहा है इंटरफेस वहां पे, हम्म। फॉर वॉट एवर रीजन, मान लेते इंक्रीज 10 है। जी। हाँ। हाँ। तो अब मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो डिफॉल्ट डिले है वो जो बेस्ट डिले होगा वो वहां हम्म। पे होगा। एंड हाँ। देन फर्दर हम उसको इंक्रीज तो कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली कहीं तो जाके सर मैं रिड्यूस करने की भी एक लिमिट होगी, राइट? मैं डिले को देखो, कैन नॉट टेक। ये जो डिले हैं वो हो सकते हैं 12 16 777 214 टेंस में, जी। टेंस ऑफ माइक्रो से। इतना हो सकता है मैक्सिमम। समझ रहे हो मेरी बात? जी। मीन्स अगर मैं बात करता हूँ तो, रेंज अगर मैं बात करता हूँ तो 10 to 1667 to 140 माइक्रो सेकेंड होता है। टेंस जी। में करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिफॉल्ट डिले जो मिनिमम है वो 10 होता है, जी। 10 माइक्रो सेकेंड का। और मैक्सिमम होता है
16,77,72,140 माइक्रो सेकेंड्स का मैक्सिमम इतना हो सकता मिनिमम इज 10 माइक्रो सेकंड सर। है। मिनिमम 10 माइक्रो सेकेंड। तो 10 और माइक्रो सेकेंड अच्छा डिले है, मतलब कम डिले है, तो आपका एक इंटरफेस फास्ट मूव कर रहा होगा। एक एंटरप्राइज कस्टमर है सर, वो बेसिकली आई थिंक वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए ऐप यूज करता है। हम्म। और वो जो डिले मांग रहा है हम्म। वो 6 माइक्रो सेकंड का डिले मांग रहा है। हम्म। एंड हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बट जब हम स्पीड बढ़ाते हैं, बैंडविड्थ बढ़ाते हैं, हम्म। 100 Mbps पे तो करीब 7 माइक्रो सेकंड मिल रहा है। हम्म। बट जैसे ही स्पीड को हम 1 Gbps पे या 10 Gbps पे लेके जाते हैं, तो वो हम्म। डिले बढ़ करके वो 15 माइक्रो सेकंड चला जा रहा है। हम्म। तो ये जो 6 माइक्रो सेकंड की एक्सपेक्टेशन है, वो सही एक्सपेक्टेशन है क्या उसकी? नहीं, देखो, इंटरफेस की पे आप डिले चेंज करते हो या ऑटोमेटिक डिले आ रहा है? ऑटोमेटिक डिले आ रहा है ये सर। डिले भी कई टाइप के होते हैं भाई। मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे सीरियलाइजेशन डिले की बात कर रहा हूँ, फिक्स्ड जी डिले। जी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर काइंड्स ऑफ डिलेज। जी। तो आप जो बात कर रहे हो वो जिटर्स और अलग डिलेज होते हैं, उनकी बात हो रही है। ओके सर। उसका इससे रिलेशन नहीं है। जी जी यही राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए है। जी हम बात क्या कर रहे हैं, इंटरफेस का जो फिजिकल पैरामीटर्स है, जो फिक्स्ड डिलेज आते हैं, आप उन्हें भी कम ज्यादा कर सकते हो। आप जो बात कर रहे हो वो रियल टाइम एप्लीकेशंस के ऊपर बात आ रही है। रियल टाइम डिलेज अलग होते हैं, उनके भी जी। कैलकुलेशंस अलग होते हैं, तो वो वहां पर निकलते हैं, वो उसके यहाँ से रिलेट नहीं करते। ओके सर। क्लियर है? हाँ जी। तो क्लासिक मैट्रिक में आप कहाँ तक लेकर जा सकते हो? आप जा सकते हो 16,770,215 तक। ठीक है। अगर जैसे मान लेते हैं कि राउटर को किसी चीज को अनरीचेबल करना है, जैसे राउटर के पास हमारे एआईजीआरपी में क्या होता है कि मैक्सिमम डिले जो है मतलब 215 कर देता है एआईजीआरपी, अगर उसे किसी राउट को बंद करना है, या जैसे कोई नेबर रीसेट हो रहा है, ठीक है, या कोई नेबर डाउन हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, जो पड़ोसी हैं वो क्या करेगा, अपना जो डिले मैक्सिमम करके भेज देता है, जिससे बाकी को पता लगता है कि ये नेबर मुझसे क्या कह रहा है, कि मैं टोपोलॉजी में से रिमूव होना चाहता हूँ। मीन्स अगर आप मैक्सिमम डिले सेट कर देते हो, या ये क्या करता है, ये आईजीआरपी जब नेबर रीस्टार्ट होता है या डिले आउट होता है या और भी चीजें हैं, तो वो क्या करता है, अपने मैक्सिमम डिलेज जो वैल्यू होती है ना मैक्सिमम कर देता है। मैक्सिमम का मतलब मैं डी अटैच होने जाता हूँ अपनी टोपोलॉजी टेबल में से, तो आप मेरी इंफॉर्मेशन को अब स्टोर मत करना, और नेबर डाउन हो जाता है या रीस्टार्ट होता है तब के बाद नहीं। हाँ, तो डिले बाद में भी आएगी ये बात। तो फिलहाल हमेशा मेट्रिक पैरामीटर्स में कंसिडर कर लेते हैं। तो ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बैंडविड्थ और डिले। ये दोनों स्टैटिक हैं, अपने आप चेंज नहीं होते। ठीक है। ये दोनों जो मेट्रिक कंपोनेंट हैं ये क्या है, स्टैटिक वैल्यू के ऊपर असाइन होते हैं, जो राउटर पे फिक्स रहते हैं। अगर आप चेंज करना चाहोगे तो आपको मैनुअली कमांड देनी पड़ेगी, अगर आप इनमें कुछ बदलाव करना चाहो। उसके बाद आती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है, ये एक डायनेमिक स्टेज है, ये डायनेमिक वैल्यू है, ये घटती बढ़ती रहती है अपने आप। रिलायबिलिटी क्या होती है, कोई जानता है? बेसिकली रिलायबिलिटी क्या है, एक रेशो है बिटवीन द काउंट ऑफ सक्सेसफुली रिसीव्ड एंड काउंट ऑफ ऑल रिसीव्ड फ्रेम्स। आप जो फ्रेम रिसीव करते हो, ठीक है, उनमें ये फ्रेम की, इस रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि इस इंटरफेस पे इतने गुड फ्रेम प्रोसेस हो रहे हैं और इतने बैड फ्रेम प्रोसेस। ओवरऑल 100 फ्रेम मुझे रिसीव हुए, उनमें से 55 रिसीव जो फ्रेम थे वो रीडेबल है, वर्केबल है, बाकी जो इंटरफेस पे मुझे फ्रेम मिले वो बैड है। तो हमारी जो रिलायबिलिटी, अगर आपको 55 मिली, मतलब मान लेते हैं अगर आपको 100 में से ट्रांसमिशन में से 55 खराब हो गए और 45 ठीक है, तो रिलायबल कितनी होगी, 45% रिलायबल लिंक है आपका। ठीक है, आप गए अपने इंटरफेस को चेक किया, देखा रिलायबिलिटी 45 है, मतलब 45% आ रही है, रेशो आ रहा है। तो आप जाओगे इंटरफेसेस को चेक करोगे, कहीं कोई लूजिंग तो नहीं है, क्या दिक्कत हो रही है, तो रिलायबिलिटी बढ़ सकती है। ठीक है। तो रिलायबिलिटी क्या है, ऑटोमेटिकली ड्यू टू द सर्विस चैलेंजेस वो कभी रिड्यूस भी हो जाती है, कभी बढ़ भी जाती है अपने आप। समझ रहे हो मेरी बात? और जी किसको सर। चेक करने के लिए,
कितने सक्सेसफुली फ्रेम आप रिसीव कर पा रहे हो। तो रिलायबिलिटी की जो वैल्यू है वो 255 तक होती है। ये शुरुआत होती है 1 to 255, डायनेमिकली असाइन होती है अपने आप कुछ नहीं करते इसमें। 255 का मतलब 100% रिलायबल लिंक है। अगर रिलायबिलिटी 255 शो हो रही है तो इसका मतलब किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस नहीं है और आप एक परफेक्टली नेटवर्क पर काम कर रहे हो, इंटरफेस बढ़िया चल रहा है। तो ये 100% रिलायबिलिटी फीचर को दिखाता है। अगर जैसे 230 की अगर मैं बात करूं, रिलायबिलिटी आपकी 230 आ रही है तो आप कहोगे 90% रिलायबल लिंक। क्लियर है। अगर आप 26 आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि 10% ही रिलायबल लिंक है, दिस काइंड ऑफ। तो रिलायबिलिटी मेट्रिक डायनेमिकली अपडेट होती है आईओएस के थ्रू, अपने आप चलती है। अब EIGRP के अंदर अगर रिलायबिलिटी को यूज करते हो तो सबसे ज्यादा लोएस्ट वर्स्ट रिलायबिलिटी को काउंट में लिया जाता है। जैसे मिनिमम बैंडविड्थ आपने ली थी, ऐसे ही आप क्या करोगे, मिनिमम रिलायबिलिटी को यूज करोगे, क्योंकि वर्स्ट सिचुएशन को हम यूज चेक करते हैं इसमें। लेकिन यूजुअली राउटर EIGRP में इस फीचर को बंद किया गया है। मतलब डिफॉल्ट कैलकुलेशन के अंदर रिलायबिलिटी को यूटिलाइज नहीं करते। रीजन क्या है कि अब रिलायबिलिटी, दो राउटर्स हैं आपके पास, ठीक है, बैंडविड्थ जो थी फिक्स थी, डिले आपके फिक्स थे, अब ये डायनेमिक है। पता चला अभी राउटर ने कोई पाथ कैलकुलेशन कर लिया और रिलायबिलिटी 100 यूज की थी। अब हुआ क्या, थोड़ी देर सेकंड, कुछ सेकंड के बाद रिलायबिलिटी घटकर 50 हो गई। तो ये लिंक क्या होगा, इसे दोबारा से रिकैलकुलेशन करना पड़ेगा और फिर कुछ सेकंड में वो फिर सही हो जाती है, फिर घट हो जाती है, कभी 60 हो जाती है, कभी 61 हो जाती है, कभी 65 हो जाती है, कभी 90 हो जाती है, कभी 1 हो जाती है। इस तरीके से ड्यू टू द ट्रांसमिशन एरर रिलायबिलिटी चेंज हो रही है। जितनी बार भी वो चेंज होगी उतनी बार ही IGRP को न्यू पाथ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और जब आप पाथ कैलकुलेशन करोगे तो iOS पे भी लोड आएगा और लिंक आपके फ्लैप होते रहेंगे। अपने आप ये चेंज हो रहा है क्योंकि इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो इस चक्कर में रिलायबिलिटी फीचर को ऑफ किया गया है। बाय डिफॉल्ट रिलायबिलिटी को पाथ कैलकुलेशन में यूटिलाइज नहीं किया जाता। समझे मेरी बात। तो जब भी कोई अपडेट चेंज होगा, कोई भी चेंज होता है इंटरफेस रिलायबिलिटी के अंदर, तो EIGRP किसी तरीके का पैकेट नहीं भेजती है। इसका मतलब ये चेंज अगर हो रहे हैं तो वो इंटरनली हो रहे हैं, EIGRP में अपडेट के लिए जगह नहीं है, क्योंकि EIGRP में हम रिलायबिलिटी को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। फिर ये बात आती है कि इसे रखा क्यों गया है। ये बेसिकली IGRP जो हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल था EIGRP से पुराने वाला, तो उसकी मेट्रिक कैलकुलेशन के साथ कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए ये फीचर आज भी यहीं पर दिखाई देता है, लेकिन इसे कभी भी यूज होते हुए आप नहीं देखोगे। आज भी आप, अगर हम कहते तो हैं कि IGRP के पास पांच फैक्टर्स को ये कंसिडर करता है, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू बैंडविड्थ और डिले के ऊपर है। बाकी क्योंकि डायनेमिक बिहेव देते हैं और आपको नुकसान दे सकते हैं फायदा से ज्यादा, लेकिन फिर भी जो रियल है कि किस वजह से यहाँ पर है, तो जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है IGRP के साथ, उसकी वजह से ये फीचर्स आज भी यहाँ पर हैं। ऐसे फिर 32 बिट 64 बिट आ गया, तो 24 बिट के साथ मैच करने के लिए उन्होंने वहां पर भी रखना पड़ा उनको। तो इस चक्कर में ये फीचर्स हैं, लेकिन नॉट टू मच यूजफुल। क्लियर। यस सर। अब बात आती है लोड। लोड क्या होता है बताओ। CPU यूटिलाइजेशन सर। लोड क्या है, लोड भी एक डायनेमिकली एस्टिमेटेड मेट्रिक है एक इंटरफेस की, जो मेजर क्या करता है, ये करता है मेजर अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, एक ट्रैफिक का अमाउंट जो एक इंटरफेस से फ्लो करता है। ठीक है, और इसकी जो रिलेशन है वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से है। मतलब कि जैसे लोड की वैल्यू 1 है, अगर आप इंटरफेस पर जाते हो, शो इंटरफेस करते हो और उस पर लोड का मतलब 1 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो इंटरफेस है कंप्लीटली एम्प्टी पड़ा है, बिल्कुल खाली है, इस पर कोई भी लोड नहीं है। अगर लोड की वैल्यू 255 दिखा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो इंटरफेस है फुल्ली यूटिलाइज चल रहा है। यहां से जाकर आप क्या देख सकते हो
कि डिफरेंस देख सकते हो अपने जो मोमेंटरी ट्रैफिक आपके पास आते हैं जाते हैं, आप उनके डिफरेंस देख सकते हो कि किस ट्रैफिक के आने पर हमारा इंटरफेस कितना ज्यादा बिजी रहता है। तो लोड का मतलब क्या हो गया, जैसे आप कार में ट्रेवल कर रहे हो और सीटिंग कैपेसिटी 5 लोगों की है, 4 लोगों की है, ठीक है, और आपने उसमें 2 ही लोग आप ट्रेवल कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा ट्रैफिक फ्लो में कि आपका जो इंटरफेस है वो 50% लोडेड है ओनली, और 50% खाली पड़ा है, स्मूथली जा सकते हो। फिर आपने देखा कि आपने 2 सवारी और अपने दोस्त मिल गए, वो भी बैठा लिया, ठीक है। तो गाड़ी की रफ्तार के हिसाब से उसकी बैंडविड्थ, सड़क पे चलने वाली उसकी बैंडविड्थ, डिले विले सब चीजें, उसकी पावर को देखते हुए आप गाड़ी को स्मूथली चला पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि आपने लोड भी क्या किया हुआ है, उसकी कैपेसिटी के अंडर अंडर किया हुआ है 4 लोग। थोड़ी देर बाद फिर एक और भाई का फोन आ गया कि हाँ भाई मैं भी चलना है, मुझे भी घूमने जाना है, मुझे भी लेकर चलो। आपने देखा है तो 4 ही है, लेकिन आपने कहा कि चल 5 तो बैठ ही जाएंगे, गुजार लेते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर, कार मैन्युफैक्चरर, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि भाई 4 लोगों में हमारी गाड़ी का एवरेज इतना निकलेगा पेट्रोल का। अब आपने क्या किया, उसमें 5वां बिठा लिया, तो गाड़ी क्या हो गई, ओवरलोड हो गई। और जैसे ही ओवरलोड होगी तो स्पीड पे भी फर्क आ जाएगा, इंजन को ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी आपको, एक्सेलरेटर भी ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि लोड बढ़ गया है। तो क्या होगा, डेस्टिनेशन दूर हो जाएगी और आपको टोटल ट्रेवल टाइम में भी फर्क पड़ेगा। तो लोड का कंसिडरेशन भी इसीलिए किया गया था। लोड भी एक ऐसी चीज है जो एंड टू एंड ट्रेवल टाइम के ऊपर इफेक्ट डालती है, इसलिए आईजीआरपी के जो डिजाइनर्स थे उन्होंने लोड को लिया कि हमारा इंटरफेस कितना ज्यादा लोडेड है, कितना यूटिलाइज चल रहा है इस समय। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, लोड के साथ भी वही प्रॉब्लम है जो रिलायबिलिटी के साथ है, ये भी कभी भी चेंज हो जाता है, क्योंकि ये भी डायनेमिकली एस्टिमेटेड एक वैल्यू है, डायनेमिकली असाइन, ऑटोमेटिकली बढ़ता घटता 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 रहता है। जितनी बार भी बढ़ेगा तो ये आईजीआरपी को क्या करना पड़ेगा, उतनी बार ही पाथ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैट्रिक पैरामीटर आप चेंज कर रहे हो, तो ये आईजीआरपी को तो वही करना ही पड़ेगा, इसका कोई, उसके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो उन्होंने लोड को भी ऑफ कर दिया, लोड को भी आईजीआरपी कैलकुलेशन में यूटिलाइज नहीं किया। क्लियर है? सर इसमें जो लोड की वैल्यू है 1 to 255 है, 255, एंड 255 मीन्स द फुल स्पीड ऑफ द फुल्ली इंटरफेस। फुल्ली यूटिलाइज्ड इंटरफेस। मतलब अगर 10 Gbps का इंटरफेस है तो 10 Gbps 10 GB का पूरा चल रहा है, ट्रैफिक जा रहा है इसमें। कोई ऐसा सिनेरियो भी होता है सर जहाँ पे, और मतलब ये 10 Gbps के लोड पे वो 255 की वैल्यू देगा? हाँ। कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है जहां पर वो 10 Gbps से ज्यादा का नहीं, ट्रैफिक कैरी करे? नहीं, 10 GB से ऊपर अगर ट्रैफिक आ रहा है तो फिर आपके बफर्स में आप चले जाओगे, ठीक है, पैकेट ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे। ओके, बट लोड की वैल्यू 255 से 55 ऊपर ही जा है। नहीं सकती है, ठीक है। 255 से एकदम से एडमिनिस्ट्रेटर को ये पता लग जाना चाहिए कि इंटरफेस फुल्ली यूटिलाइज चल रहा है, हो सकता है ओवर यूटिलाइज्ड भी चल रहा हो। जी। अगर आपके पास एक सिंगल पाथ है, देखो इसी के लिए लोड डिस्ट्रीब्यूशन का लोड बैलेंसर्स बनाए गए ना। जी। बैलेंसर्स का काम क्या है कि जैसे अभी ये 2 लिंक हैं आपके पास जाने के लिए, अब राउटिंग प्रोटोकॉल ने इसे बेस्ट बना रखा है, और यहाँ से 10 GB का ही लिंक मान लेते हैं हम लोग, ये 10 Gbps है और ये आपका 1 Gbps का लिंक था, तो राउटिंग प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली इसे बेस्ट बना देंगे अपने आप। तो सारा जी। का सारा ट्रैफिक यहाँ से जितने भी लोकेशंस होंगे या जितने भी सोर्स होंगे, वो सब का सारा डेटा उनका कहाँ से जा रहा होगा, इस 10 Gbps। इंटरफेस से जाएगा। और ये इंटरफेस ओवर यूटिलाइज्ड ही रहेगा हमेशा। लोड की वैल्यू 255 दिख रही है अगर आपको, तो इसका मतलब इंटरफेस भर चुका है, और आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इतना ट्रैफिक और आ रहा है, और जबकि ये इंटरफेस आपका खाली पड़ा है। जी। लेकर ये भी जा सकता है आपको उसी डेस्टिनेशन पर जहां ये लेकर जा रहा था, लेकिन ये बेस्ट नहीं है, सेकेंडरी है। तो हम क्या करते हैं, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वाया बैलेंसर्स। हम इसके जो ओवर यूटिलाइज लिंक है इसको, और ये जो अंडर यूटिलाइज लिंक है इसको यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं, इसे ट्रैफिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग मेथड लगाए जाते हैं, इक्वल कॉस्ट की जाती है, या लोड बैलेंसिंग बैलेंसर्स आप अलग से अप्लाई करते हो। तो वो इसी की चीज के लिए कि लोड अगर बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाई इंटरनेट पे अगर आप बात करोगे तो 10 Gbps भी कम पड़ जाते हैं, और जी। अगर वो 100 दिखा रहा है, 150 दिखा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है तो फिर उसको तब आपको जरूरत नहीं है। तो ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में चीजें मिलती हैं आपको जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है, सोर्स जनरेटेड ट्रैफिक भी और रिसीव ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए क्वालिटी ऑफ सर्विस जैसी चीजें बनाई गई।
पता चल रहा है कि आपका बॉस से कोई कहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीज भेजना चाहता है, वो कोई वीडियो कॉल करना चाहता है, लेकिन इंटरफेस पे पहले से ही डेटा ट्रैफिक भरा पड़ा है, फुल्ली लोडेड है, और इसे बफर में क्यू में आना पड़ा। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस ने क्या किया कि इंटरफेसेस को मल्टीपल प्रायोरिटीज के अंदर डिवाइड कर दिया, कि डेटा आता है तो डेटा को सबसे नीचे प्रेफरेंस दी जाएगी, वॉइस को, फिर वीडियो को ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए, ज्यादा चीजें चाहिए, उस हिसाब से हम उनकी प्रायोरिटी सेट करते हैं कि वीडियो आएगा तो वीडियो ही जाएगा पहले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई डेटा फ्लो चल रहा था यूजर का नॉर्मल डेटा, जैसे आप कोई मेल वेल भेज रहे थे, लेकिन एक वीडियो स्ट्रीमिंग शुरू हो गई तो उसे ड्रॉप होना पड़ रहा है, वो अपनी जगह लेगा, इसको ड्रॉप होना पड़ेगा। तो ऐसी सर्विसेज बनाई गई इस सिचुएशन से बचने के लिए, लेकिन लोड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे एंड टू एंड ट्रेवलिंग के लिए। अब क्लियर है? यस सर। तो AIGRP ने इसे बंद कर दिया। तो ये भी केवल इस वजह से है क्योंकि ये IGRP से और कंपेटेबल रहे, तो उसके फीचर में था इसलिए रखा, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि डायनेमिक वैल्यू आपको नुकसान ही देगी, बढ़ती घटेगी, तो AIGRP क्या ही चला पाएगा, फिर वो तो फ्लैप में ही इधर कभी इधर पाथ सेलेक्ट करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, इन चक्कर में ही फंसा रहेगा भाई, है ना? यस सर। तो इसलिए बंद करना पड़ा। अब एक और वैल्यू है इसमें, होप काउंट, सॉरी MTU से क्या कहते हैं, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। देखिए, MTU के चक्कर में बहुत सारी कंफ्यूजन है। मतलब कि ये कहा जाता है कि क्या ये AIGRP में इसका क्या यूज है। ठीक है, इसका यूज सेम जैसे बैंडविड्थ है, रिलायबिलिटी है, और जैसे बैंडविड्थ वो मिनिमम एडवर्टाइज करती है, रिलायबिलिटी मिनिमम एडवर्टाइज करती है, ऐसे ही AIGRP मिनिमम MTU जितना भी एक राउट में एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक जाता है उसको देता है। MTU का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। एक पैकेट मैक्सिमम इतना बड़ा हो सकता है, इसकी जो ट्रांसमिशन यूनिट है इतनी बड़ी हो सकती है एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन जाने तक ये। ठीक है, ये EIGRP मैसेज में कैरी होता है, लेकिन हमेशा से ही अनयूज रहा, ये कभी भी बेस्ट पाथ सिलेक्शन में यूटिलाइज नहीं किया जाता। बेस्ट पाथ सिलेक्शन का मतलब, क्योंकि MTU से कभी आपको ये पता नहीं लगेगा कि कौन सा पाथ बेस्ट है। MTU तो एक सिस्टम जनरेटेड एक यूनिट है, उसकी एक कैपेसिटी है कि भाई ये 1400 बाइट का MTU बना सकता है, ये 1300 बाइट का बना सकता है, ये 1200 का बना सकता है। तो वो क्या है, उनकी कैपेसिटी है कि मैं इतने का ही बना सकता हूँ, लेकिन डेटा का फ्रैक्शन है, वो मतलब डेटा का फ्रेगमेंटेशन है कि डेटा एक यूनिट भाई 1500 बनाता तो हो सकता है कि एक ही पैकेट में आपकी इंफॉर्मेशन चला जाती, एक राउटर 1200 बनाता है तो वो दो पैकेट में भेज देता है। तो उसका कोई बेस्ट पाथ सिलेक्शन में कभी भी कोई यूज नहीं था, और ना ही ये किसी तरीके के टाई ब्रेकर में यूज में काम में आता है कि जैसे कि दोनों पाथ बेस्ट हो गए तो उनमें से किसी एक को बेस्ट करना है तो MTU को यूटिलाइज कर लूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एल्गोरिदम में शुरू से आज तक है, क्योंकि ये भी IGRP के साथ जुड़ी हुई एक चीज थी जो यहाँ पर आया, लेकिन IGRP में भी ये बेस्ट पाथ सिलेक्शन में यूटिलाइज नहीं होता था। लेकिन एक्चुअल पैरामीटर की अगर आप बात करते हो फिजिकल इंटरफेस के, तो उनमें MTU मेंटेन होते हैं, और वो आपको दिखते भी हैं जब आप शो इंटरफेस करोगे, तो उस चक्कर में इन्होंने उस MTU को यूटिलाइज किया हुआ है, लेकिन कभी भी बेस्ट पाथ सिलेक्शन में नहीं आता। बेस्ट पाथ सिलेक्शन में आपके हमेशा बैंडविड्थ डिले, रिलायबिलिटी, इसका लोड सर आप ले सकते थे। हाँ। एक मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहा था मैं तो MTU 15 15 करके आ रहा था सारे हम्म। पोर्ट्स पे। हाँ, तो 15 का रखा होगा आपने तो उसका क्या मीनिंग, मतलब ये मैक्सिमम ट्रांसमिशन। यूनिट। हाँ, MTU घटा हुआ है उसका, 1500 होता है ना बाई डिफॉल्ट, हाँ। रिड्यूस किया हुआ है। अब जैसे बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो जैसे आप IPsec लगाना चाहते हो, DMVPN पे आप काम कर रहे हो, तो अपना हेडर, उसका अपना हेडर अलग है, IPsec का अपना हेडर अलग है। अब वो IPsec की जो इन्फॉर्मेशन हैं वो भी क्या जाएंगे, आपके IP हेडर के साथ ही जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उसका MTU साइज छोटा करते हैं, जिससे जो एडिशनल हेडर आप लगा रहे हो वो भी उसमें फिट हो सके। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम जैसे 1400 बाइट का उसे बना देते हैं या 1200 का बना देते, जैसा भी मुझे लगता है, मैंने कितनी एनकैप्सुलेशन लगाई हैं, यानी एक्स्ट्रा हेडर जब मैं पुट करूंगा तो नॉर्मल जो एनकैप्सुलेशन है ये, अगर हम्म। उसके साथ करूंगा तो पैकेट जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि 1500 बाइट मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है।
तो मैं क्या करता हूँ, उस पर्टिकुलर सर्विस के में जाकर उसके एमटीयू साइज को घटा देता हूँ, जिसमें एडिशनल जो हेडर है वो भी प्लेस हो जाए और 1500 का बनकर चला जाए। तो ऐसे सर्विसेज की में हम एमटीयू को रिड्यूस करते हैं, जहां पर आप मल्टीपल हेडर्स के बारे में बात कर रहे हो। सिंपल में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं थी, और ये केवल राउटर्स के ऊपर चेंज होता तो ये स्टैटिक पैरामीटर है या डायनामिक पैरामीटर है? है। एमटीयू एमटीयू। स्टैटिक, एमटीयू तो स्टैटिक रहता है भाई। और सर दो टर्म यूज करते हैं हम लोग, मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। एक इथरनेट फ्रेम यूज करते हैं, एक पैकेट यूज करते हैं। पैकेट इज मोर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ राउटिंग। तो यस। ये एमटीयू इज लिंक टू फ्रेम और लिंक टू पैकेट? फ्रेम, देखो एमटीयू क्या है, आप इसे समझ लीजिए। ये जो पूरा कंटेनर है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये होता है आईपीएमटी। ठीक है। मैक जी। अलग है। मैक में क्या है, कभी भी आपका किसी भी तरीके का डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन ट्रैवल नहीं करती, ये सोर्स टू मैक डेस्टिनेशन जाने का एक एड्रेसिंग स्कीम है। लेकिन जो आईपी है, ठीक है, इसके अंदर आपके बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे टैग्स हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स की इंफॉर्मेशन हैं, उनके टाइप लेंथ वैल्यू रिकॉर्ड्स हैं, आपका यूजर का डेटा है। यानी कि ये अलग अलग चीजें हो सकती हैं। इस एमटीयू के अंदर क्या हो सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो जो एमटीयू रिलेट करता है वो आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेट करता जी। है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं। ओके। ये हेडर अलग है। आपका आईपीएमटीयू का मतलब क्या हो गया, मैं अपने जितने भी लेयर 3 के हेडर्स इसमें लगाना चाहता हूँ या लेयर 3 सर्विस लगाना चाहता हूँ, तो वो एमटीयू के साथ जुड़ जाती है, या इसे हम मैक्सिमम ट्रांसमिशन, यानी डायरेक्टली रिलेट टू द पैकेट। अब पैकेट क्या है, पैकेट हमारे बहुत तरीके के हो सकते हैं। यूजर जनरेटेड ट्रैफिक है तो उसका डेटा अलग है। अब हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल उसमें एनकैप्सुलेशन लगा रहे हैं, या राउटर से राउटर कोई चीज बन रही है, उसका अलग है। जैसे ओएसपीएफ है, ओएसपीएफ के एमटीयू साइज अलग हो सकते हैं, पीआईजीआरपी का अलग हो सकता है। तो ऐसी ऐसी चीजें, अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग एमटीयू में जा सकती है। ठीक है। एक डिफॉल्ट एमटीयू हम बोलते हैं 1500 बाइट ईथरनेट का होता है। तो 1500 बाइट के अंदर सब कुछ भर जाना चाहिए आईपी से, यानी डेटा, एक्चुअली डेटा उसमें आ जाना चाहिए। नो मैटर वो राउटिंग प्रोटोकॉल का डेटा है, यूजर का कोई फाइल है, इमेज है, कुछ भी है, वो सब उसके अंदर भर जाने चाहिए। अब यूजर ने तो कुछ और भर कर भेजा है, उसमें 1500 बाइट बनाना था, जैसे आपके इंटरफेस पे आप कुछ बनाते हो, और हम उसमें एडिशनली कुछ और लगाना चाहते हैं, आईपी सेक मान लेते हैं, सिंपल आंसर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एमटीयू का साइज छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि जब अब ईएसपी जो पेलोड लगेगा आईपी हेडर में, जब एनक्रिप्शन अपना पेलोड और एड ऑन कर देगी, इंक्रिप्शन लगाएगी, ठीक है, सब कुछ लगाएगी, तो मैक्सिमम 1500 है, तो वो फिट ही नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, सिस्टम जो बनाएगा अपना जो डेटा डाले वो 1400 बाइट तक रखे, बाद में जो एडिशनल सर्विसेज हैं वो फिर अपना हेडर उसमें लगा देंगे, तो 1500 के अंदर कवर हो जाएगा। तो सिस्टम सर यूजर डेटा को रिड्यूस करता होगा फिर? रिड्यूस होगा वो। ओके। और एक सर जंबो पैकेट हम लोग कहते हैं एमटीयू में ही। जंबो नाइन फ्रेम टॉप। होते हैं, हाँ। जंबो फ्रेम क्या होते हैं, देखो दो तरीके के फ्रेम है, एक रंट फ्रेम है और एक जंबो फ्रेम है। जी। रंट फ्रेम होते हैं जो डिफॉल्ट एमटीयू साइज से छोटे होते हैं, जी। यानी खराब। और जंबो फ्रेम होते हैं जो डिफॉल्ट एमटीयू साइज से बड़े होते हैं। हम्म। तो आपके राउटर्स क्या जंबो फ्रेम बना सकते हैं और स्विच भी उनको प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन यूजर नहीं बना सकता उसको। ओके। ठीक है। तो ये जो स्पेशल, मतलब कोई भी स्पेशल डिवाइस क्या कर सकती है, वो आपके एमटीयू साइज को आप बढ़ा सकते हो। आप 1500 से 2000 कर लिया आपने, 4000 कर दो, 3000 कर दो, तो वो क्या है, जंबो फ्रेम की कैटेगरी में आ गई, जिन्हें केवल स्पेशल मशीन ही समझ सकते हैं। अगर नॉर्मल स्विच पे भी डाल दोगे, स्विच पे भी वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो उसमें भी ओके। जंबो फ्रेम ऑन करना पड़ता है, जंबो टेक। तो हम्म। कैपेसिटी ऑन करनी पड़ती है। जो बड़े स्विच हैं उनके बारे में, जो नए स्विच आ रहे हैं 4005, तो शायद उनमें डिफॉल्ट ऑन, लेकिन आपको स्विच कैन अंडरस्टैंड द जंबो फ्रेम्स, ठीक है, बट यू हैव टू इनेबल द फीचर ओवर द पर्टिकुलर स्विच। बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस के पास में ये रहता सर, हाँ, टू सपोर्ट जंबो पैकेट। 1500, यस, सपोर्ट करते हैं सभी स्विच करते ओके। हैं। अब जैसे आप बनाना चाहो तो राउटर पे बना सकते हो, पैकेट को ट्रेस कर सकते हो 2000 बाइट का भी, लेकिन डिफॉल्ट सिनेरियो में केवल 1500 बाइट। जी। क्लियर है। यस सर। अब एक और मैट्रिक कंपोनेंट है, होप काउंट। तो 5 तो ये हो गए, एक और है होप काउंट।
ये तो आप सिंपल जानते हुए काउंटर है राउटर्स का कि कितने एक पाथ में एक डेस्टिनेशन तक जाने में जो रास्ता है उसमें कितने नेक्स्ट होप होते हैं, यानी कितने होप काउंट्स होते हैं। ठीक है, तो एक फॉल बैक सिक्योरिटी मेजर है ये आईजीआरपी के हिसाब से कि जस्ट लाइक अगर आपका जो थ्रेशोल्ड है जैसे 255 है, तो 255 के बाद ये आगे नहीं जा सकता। तो जो नंबर ऑफ होप यानी कि वो जो एएस डिजाइन को प्रोटेक्ट करने की बात है कि 255 होप तक जा सकते हो, उस फीचर को सपोर्ट करने के लिए होप काउंट नाम की वैल्यू उसमें दी गई है, जैसे रिप्ट के अंदर 15 था। समझ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट 100 रहता है। ठीक है, तो 1 से 255 का मतलब क्या है, आप इतने राउटर्स इसमें जा सकते हो। इसका भी मैट्रिक कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है और ना ही ये किसी बेस्ट पास सिलेक्शन पर इम्पैक्ट डालता है। लेकिन कंपोनेंट है, ट्रैवल करता है मैट्रिक कंपोनेंट के अंदर ही, गिनता जाता है कि हाँ ये वाला ट्रैफिक 2 राउटर क्रॉस कर गया, 3 कर गया, 10 कर गया, 100 कर गया, तो वो जो पैरामीटर है, वो सॉरी जो डायमीटर है EIGRP ये डोमेन का, उसको कंट्रोल करने का काम होप काउंट मैट्रिक पैरामीटर के अंदर आता है। मैट्रिक पैरामीटर है लेकिन पाथ सिलेक्शन में काम में नहीं आता। क्लियर है? यस। कोई डाउट यहां तक? नो सर। तो और इसी के साथ फिर जब हम वाइड मैट्रिक की बात करते हैं, वाइड मैट्रिक जो आप देखते हो 64 बिट में और EIGRP नेम्ड मोड के अंदर आप उसे करते हो, तो यहाँ टर्म्स का थोड़ा सा नाम बदल दिया गया। आपकी जो बैंडविड्थ है उसे हम यहाँ थ्रूपुट कहते हैं। मैंने आपको बताया ही था ये 655 TBPS तक की सपोर्ट कर सकता है। जो डिले है उसका नाम लेटेंसी कर दिया है, सेम वही चीज है। और मेरे ख्याल से इसमें जो डिले है पिको सेकंड में काउंट हो सकती है, क्योंकि इंटरफेस जितना बड़ा होगा उतना लेटेंसी उसकी भी कम होगी। तो यहाँ जो कैलकुलेशन है वो पिको सेकंड्स में, वहाँ माइक्रो सेकंड में थी, ये पिको सेकंड्स में, क्योंकि हायर इंटरफेसेस हैं तो ये बहुत स्लो डी, देखो पिको सेकंड्स में डिटेक्ट कर सकते डिले को, वो माइक्रो में कर सकते हो, तो पिको तो बहुत कम है। ठीक है, तो इंटरफेस डिले का जो होता है ओरिजिनल उसका भी 10/6 होता है पिको सेकंड। और रिलायबिलिटी सेम है, सेम नेम है, लोड भी सेम है, MTU भी सेम है, और होप काउंट वैल्यू भी सेम है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने कुछ मैट्रिक्स निकाली हैं अलग से, जिसे एक्सटेंडेड मैट्रिक्स कहा जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन यूज में भी नहीं है। यूज में केवल आपकी बैंडविड्थ और डिले ही है इसमें भी। ठीक है, एक्सटेंडेड मैट्रिक्स में आते हैं, एक है जैसे जिटर। अगर मैं बात करता हूँ तो 3 इन्होंने एक्सटेंडेड मैट्रिक निकाली है, जिटर, एनर्जी और क्यूसेंट एनर्जी। क्यूसेंट QUIESCENT, क्यूसेंट एनर्जी। ये 3 मैट्रिक्स और इन्होंने निकाल रखे हैं। ये मैट्रिक्स क्या करती हैं कि अगर आप इन्हें यूज करना चाहते हो होते हैं तो, लेकिन अभी तक ये कंपोनेंट्स यूज में नहीं है, इन्हें K6 बोलते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक को आप यूज कर सकते हो और अपने बैंडविड्थ वगैरह पे चेंजेस डाल सकते हो, लेकिन सब ये भी क्या है, ये डायनेमिक, या कह लीजिए फ्यूचर के लिए कुछ इन्हें अगर कोई चेंज करना पड़ेगा तो इन मैट्रिक्स के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जो मेजरली अभी भी यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो थ्रूपुट इज योर बैंडविड्थ और लेटेंसी इज योर डिले, बाकी सब सेम वही पुरानी चीज है। क्लियर है? बस कैलकुलेशन 64 बिट तक जा सकती है और डीप जा सकते हो आप इसमें। कैलकुलेशन होती कैसे वो मैं दिखाऊंगा आगे जब लोड बैलेंसिंग की बात करेंगे। अभी फिलहाल हम टोपोलॉजी टेबल पढ़ रहे हैं। क्लियर है? कैसे क्या निकल कर आता है, कहाँ से क्या दिखाई देता है। बैंडविड्थ पैरामीटर्स क्लियर है भाइयों? हेलो? यस। तो आप ये डिजाइन देख रहे हो यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ 5 राउटर लगे हुए हैं। विजिबल है ना स्क्रीन? हाँ जी सर। ठीक है, 5 राउटर्स हैं, राउटर 1 2 3 4 5, और मैं राउटर 1 पर जाता हूँ। और
तो नेबर आप जानते हो बने हुए हैं, शो आईपी राउट EIGRP कर रहा हूँ तो ये आपको राउटिंग पाथ्स दिखाई दे रहे हैं। ये डेस्टिनेशन है 4, 5, 40, 50, 60। 5 के लिए आपको 3 नेक्स्ट स्टॉप दिखाई देते हैं, यानी कि यहाँ पर लोड शेयरिंग हुई हुई है। और ये आप जानते ही हो राउटिंग टेबल में 90 इसका एडी वैल्यू है, EIGRP का एडी 90 रहता है। और ये इसकी मेट्रिक है, ये इसकी करंट डिस्टेंस है, यानी कि राउटर 4.0 पर जाने के लिए जो इसकी मेट्रिक आई हुई है वो 156160 आई हुई है। यहाँ पर आप देखो तीनों पाथ से बिल्कुल इक्वल है, 33280 तीनों में, तो लोड शेयरिंग कर दिया इसने, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हो गई है यहाँ पर। और यहाँ अलग अलग है। ये यहाँ तक आने से पहले कहाँ गए होंगे, ये गए होंगे टोपोलॉजिकल डेटाबेस, शो आईपी IGRP टोपोलॉजी। शो आईपी IGRP टोपोलॉजी वो प्लेस है जहां पर आप सारी लोकेशंस देख पाते हैं, ठीक है। जिस पर भी EIGRP इनेबल है वो सारी लोकेशंस आपको यहाँ पर नजर आएंगी। टोपोलॉजी टेबल के नाम में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्चुअल में जो आप EIGRP टोपोलॉजी टेबल देख रहे हो, टोपोलॉजी क्या कहती है कि नेटवर्क का डायग्राम। टोपोलॉजी से तो आप यही मानते हो कि जितने भी राउटर्स लगे हैं, जैसे अब राउटर 1 पे राउटर 5 पर जाने के लिए या राउटर 1 पे राउटर 4 तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं? देखो, 3 है सर। एक ये है, यहाँ से जा सकता है, यहाँ से हम्म। भी जा सकता है, और यहाँ से भी जा सकता करेक्ट। है ना। यस सर। लेकिन अगर आप इसे टोपोलॉजी टेबल में देखोगे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 30.00 पर जाने के लिए, इस नेटवर्क पर जाने के लिए अगर मैं इसकी एंट्री टोपोलॉजी टेबल में देखता हूँ, तो आप देखो यहाँ 30.0 पर जाने के लिए केवल आपको एक ही पाथ दिखाई दे, एक और नहीं है। और भी किसी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिख नहीं रही है। जैसे 5.0 पर जाने के लिए 3 रास्ते थे, तो तीनों यहाँ पर दिखा रहे हैं क्योंकि वो इक्वल थे। लेकिन बाकी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन कहाँ गई, अगर ये टोपोलॉजी टेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नाम है टोपोलॉजी टेबल का वो 100% करेक्ट नहीं है। अगर आप OSPF की टोपोलॉजी टेबल को देखोगे तो वहां आपको सारे के सारी डेस्टिनेशंस नजर आएंगे, कौन कौन से राउटर्स कहाँ कहाँ क्या क्या लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहली बात तो राउटर्स के नाम नहीं है, आपको केवल राउट्स दिखाई दे रहे हैं। टोपोलॉजी के बारे में जो लोकेशंस हैं, जो रिमोट डेस्टिनेशंस हैं, केवल वो नजर आ रही हैं, और उन पर भी जाने के सारे पाथ नजर नहीं आ रहे। तो इसे टोपोलॉजी टेबल क्यों कहते हैं? समझ रहे हो आप मेरी बात? यही आयरनी है EIGRP के साथ, नाम तो टोपोलॉजी टेबल है लेकिन यहाँ पर बैठकर आप कंप्लीट टोपोलॉजिकल ग्राफ को नहीं क्रिएट कर सकते। OSPF में अगर आप मुझे लिंक से डेटाबेस का स्ट्रक्चर दो तो मैं उसका डिजाइन भी बता सकता हूँ कि कौन सा राउटर कहाँ कैसे कनेक्टेड है, वो इतनी ज्यादा डिटेल्ड है। लेकिन यहाँ पर उसको शॉर्ट किया गया है, और यहाँ जो वर्केबल इंफॉर्मेशन हैं, जो EIGRP अपने बेस्ट पाथ कैलकुलेशन में यूटिलाइज कर रहा है, केवल वो इंफॉर्मेशन आपको टोपोलॉजी टेबल में नजर आते हैं, केवल और केवल, सब नजर नहीं आती। ये 100% गारंटेड लूप फ्री पाथ है जो टोपोलॉजी टेबल में शो हो रहे हैं। जिसके ऊपर भी EIGRP को सस्पेंस रहेगा और वो उसको बेस्ट लूप फ्री नहीं मानता, वो आपको टोपोलॉजी टेबल में नहीं दिखाई दे। ऐसा नहीं है कि अगर ये 30.4 बंद हो जाए तो इसकी जगह लेने के लिए दूसरा रास्ता आ जाएगा, वो दिखने लगेगा। अगर 30.4 को मैं डाउन कर देता हूँ इन केस, तो आपको जो सेकेंडरी पाथ है, मीन्स अगर मैं इस 30 डॉट वाले इंटरफेस को डाउन कर दूंगा, अभी अगर आप देखो तो 30.4 आपको नजर आ रहा है, तो 4.0 भी वाया 30.4 रीच हो रहा है। अगर मैं 30.4 को बंद करता हूँ इस राउटर, कौन सा इंटरफेस है, 30.1 फास्ट इथरनेट 1/1, इसे शट कर देता हूँ, तो जो टोपोलॉजी टेबल में रास्ता नहीं था वो भी इसकी जगह आ गया होगा। टू शो आईपी EIGRP, देखो, तो 4 पर जाने के लिए 10.2 और 20.3 आ गए, वो 30 चला गया। ये पहले नहीं थे दोनों, अब ये आ गए हैं। इसका मतलब पाथ तो है, लेकिन जो एक्टिव टोपोलॉजी टेबल है उसके अंदर नहीं दिख रहे। तो क्यों नहीं दिख रहे? उसके पीछे भी एक पूरा रीजन है जो मैं बताऊंगा अभी आपको।
ई आई जी आर पी। हमारी टोपोलॉजी में 4.0 वाला है क्या? हाँ ये तो रहा, ये रहा 4। नहीं सर, टोपोलॉजी जो हमने वो एक वो लिया हुआ ड्राइंग ली हुई है उसमें। हाँ 4.0 होगा इसमें, यहाँ पर कहीं 4 बना हुआ होगा लूप, और 4 पे किसी पर लूप बना हुआ होगा। हाँ यहाँ बना हुआ होगा लूप जरूर। ओके सर। तो उस लूप नेटवर्क को ये यहाँ से बेस्ट कर रहा था पहले, और इनको दिखा नहीं रहा था आपको। मैंने जैसे इसे बंद किया तो उसने इन दोनों रास्तों को चूज कर लिया इधर से। जी। अब मैंने दोबारा लाइव कर दिया है, तो वो फिर पुरानी कंडीशन में चला गया। अब वो दोनों पाथ चले गए हैं, वो टोपोलॉजी टेबल में नहीं दिख रहे हैं, जबकि टोपोलॉजी क्या कहती है कि हाँ भाई मुझे सारी डिटेल चाहिए, लेकिन वो सारी डिटेल नहीं है, यानी कि सम डिटेल्स हाइड है यहाँ पर। क्लियर है? यस सर। उसके पीछे भी इसकी पूरी कहानी है। अब इस टोपोलॉजी टेबल को ये यहाँ पर कैसे लिस्ट करके आया होगा, तो उसके पीछे भी आईजीआरपी का एक प्रोप्राइटरी मैकेनिज्म है जिसे कहते हैं रिलायबल मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट आप जानते हो। ऐसे ही जो यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है आरटीपी के बारे में मैं बता देता हूँ। ये इसका एक प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम है जो आपके जो मल्टीकास्ट हैं उनको रिलायबली हैंडल करने का प्रोसेस है। जस्ट लाइक टीसीपी, जैसे टीसीपी के अंदर क्या होता है, आप पैकेट भेजते हो एक्नॉलेजमेंट आता है, ऐसे ही आरटीपी भी एक रिलायबल प्रोसेस है जो मैसेजेस की डिलीवरी को और उनकी जो रिसीविंग है उनको हैंडल करता है। ठीक है, उनको मैनेज करने का काम है। यानी कि रिलायबल डिलीवरी मींस द डिलीवरी इज गारंटेड, और पैकेट इन ऑर्डर डिलीवर होने चाहिए, आउट ऑफ ऑर्डर नहीं जाने चाहिए। जैसे टीसीपी वर्क करता है ऐसे ही सिस्को ने भी आरटीपी को ड्रॉ किया, और ये पूरी जो आपका डेटा फ्लो है, एआईजीआरपी के जो अपडेट्स हैं, जितने भी तरीके के रिलायबल पैकेट्स हैं, कौन कौन से रिलायबल पैकेट्स हैं आपके पास? अपडेट रिलायबल है, क्वेरी रिलायबल है, रिप्लाई रिलायबल है, ऐसा ही क्वेरी, ऐसा ही रिप्लाई। ये सब जो मैसेज आप देखोगे आने वाले टाइम में, ये सब क्या है? रिलायबल मैसेज है, मतलब इनकी एक्नॉलेजमेंट होनी कंपलसरी है। हेलो पैकेट अनरिलायबल है, इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, एक्नॉलेजमेंट का भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आता। तो बाकी के जितने भी मैसेज टाइप है वो सब हैंडल होते हैं आरटीपी के थ्रू। और इसका एक रिलायबल मल्टीकास्ट का एक बहुत जबरदस्त फीचर है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जनरल आइडिया तो आपको पता ही है कि जैसे आपको कोई क्वेरी मिली तो आप उसका एक्नॉलेजमेंट भेजोगे, आपको कोई मैंने अपडेट भेजा आप उसका एक्नॉलेजमेंट भेजोगे, मैंने आपको कोई क्वेरी मैसेज भेजा आप उसका एक्नॉलेजमेंट भेजोगे। ठीक है, मैंने आपको ऐसा ही क्वेरी मैसेज भेजा आप उसका एक्नॉलेजमेंट भेजोगे, मैंने आपको ऐसा ही रिप्लाई भेजा आप उसका एक्नॉलेजमेंट। ये एक जनरल एक्नॉलेजमेंट प्रोसीजर है जिसको हैंडल करने के लिए आपका रिलायबल मल्टीकास्ट यानी कि आप कह लीजिए आरटीपी वर्क में आता है। अब यहाँ एक डिजाइन है जो इसके आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी को ये कितना स्मार्टली हैंडल करता है, उसका एक एग्जांपल। मान लेते हैं कि हमारा जो डिजाइन है वो मल्टी एक्सेस डिजाइन में हम लोग बैठे। मल्टी एक्सेस का मतलब आप एक कॉमन सबनेट को, आईपी सबनेट को यूज कर रहे हो, यानी 10.00 का नेटवर्क चल रहा है। और यहाँ मल्टीकास्ट का सबसे ज्यादा फायदा है कि आप एक साथ सबके ऊपर डेटा पहुंचा सकते हो। अब हुआ क्या कि यहाँ से इसने कोई रिलायबल पैकेट बनाया, अपडेट बनाया, और अपने सभी नेबर्स के ऊपर फॉरवर्ड कर दिया। इधर भी भेज दिया, इधर भी भेज दिया, इधर भी भेज दिया, इधर भी भेज दिया। अब इसमें से इन 3 राउटर्स ने क्या किया? उसका रिप्लाई कर दिया, एक्नॉलेजमेंट दे दिया, इसे एक्नॉलेजमेंट दे दिया, एक्नॉलेजमेंट दे दिया, इसे इसका भी एक्नॉलेजमेंट चाहिए, इसने भी एक्नॉलेजमेंट दे दिया, तो आपका ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया। क्लियर है यहां तक? और एक्नॉलेजमेंट हमेशा क्या होते हैं? यूनिकास्ट होते हैं। एक्नॉलेजमेंट तो आप यूनिकास्ट ही करोगे ना। करेक्ट सर। फिर कोई दूसरा अपडेट बन गया, आपने कोई चेंज कर दिया, इसने फिर से अपना मल्टीकास्ट को यूटिलाइज किया और इसने एक पैकेट यहां भेज दिया, दूसरा यहाँ, सेम पैकेट की कॉपी यहाँ, इन चारों पर भेज दी। इसने इसे रिप्लाई कर दिया, एक्नॉलेजमेंट दे दिया, इसने एक्नॉलेजमेंट दे दिया, इसने एक्नॉलेजमेंट दे दिया, इस भाई ने एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया, ये किसी ट्रांसमिशन एरर में फंस गया। क्लियर है?
इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। अब इसके पास एक और अपडेट था जो इसे भेजना था इस पर्टिकुलर ग्रुप पे। अब इसके साथ सिचुएशन यहां आती है कि स्पेशल सिचुएशन। अब ये क्या कर रहा है, ये उस जो नेक्स्ट जो मल्टीकास्ट पैकेट है उसे सेंड तब ही करेगा जब तक सभी रेसिपिएंट से उसे एक्नॉलेजमेंट रिसीव ना हो जाए, बिकॉज वी आर यूजिंग द मल्टीकास्टिंग। ग्रुप पर भेज रहे हैं हम लोग। इसका एक तरीका है कि मैं भेज दूं, मैं इस पैकेट को जो नेक्स्ट भेजना था मैं डाल दूं सब पर, ये सब रिसीव कर लेंगे उसे, क्योंकि ये तो सक्सेसफुली आंसर दे चुके थे कि वी एक्नॉलेजमेंट दे चुके थे, ये नहीं दे पाया था, तो इन सबको मिल जाएगा, तो इन्हें वेट नहीं करना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि ये मल्टीकास्ट पैकेट इस राउटर को मिल सकता है, ठीक है, और इसके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आया था, यानी कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसको पहले वाला जो पैकेट है वो मिला ही ना हो, तभी इसने एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया। ये एक सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे केस में अगर इसने दूसरा एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लिया तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी हो जाएगी। समझ रहा है मेरी बात? भाई अगर इसे जिसने एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा था वो भी सोचते हो कि एक्नॉलेजमेंट भेजेगा नहीं भेजेगा, मैंने अगले सारे के अगले पैकेट भी भेजने शुरू कर दिए, तो इसके पास हो सकता है कि पहले से पैकेट पहुंचा ही नहीं, पहले वाला नहीं पहुंचा तो दूसरा पहुंच गया, तो इन्फॉर्मेशन आधी रह गई इसके पास। समझ रहा है मेरी बात? तो इसे हम क्या कहते हैं, ये कंडीशन हो जाती है आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी। जी। मैंने आपको क्या बताया था, आरटीपी आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी को भी मैनेज करता है। कैसे करता है, अब ये सुन लीजिए। अब अगर ये वेट करता रहे, प्रॉब्लम दूसरी क्या है, ये तो सब सही चल रहे थे, ये लैग कर रहा था, ये एक्नॉलेजमेंट भेज नहीं रहा, तो या तो सिस्टम क्या है कि आप भेजो ही मत, नहीं जब तक यहां से कोई ट्रांसमिशन एक्नॉलेजमेंट वापस आप रिसीव नहीं कर लेते तब तक आप इस पर कोई भी नेक्स्ट मल्टीकास्ट नहीं भेजोगे, आप वेट करते रहो। अपने टाइमर्स में जाओ, एसआरटीटी टाइमर, स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर चलेगा, मल्टीकास्ट फ्लो टाइमर आएगा, वो एक्सपायर होगा, ठीक है, फिर वो वाली सीन, वो 15 कॉपी भेजेगा, नहीं होगा तो स्नेपर को रीसेट मारेगा, लास्ट चांसेस के पास, तब जाके आप भेजोगे, और तब तक ये भाई भी वेट कर रहे हैं। तो अननेसेसरी का होल्ड बढ़ गया है आपके, जो सही राउटर थे, जो वेल बिहेव्ड राउटर थे, वो भी अननेसेसरी के बर्डन में फंस गए हैं ड्यू टू दिस रिलायबल मल्टी। क्लियर? तो ये भी एक सिचुएशन क्या है, नेगेटिव सिचुएशन है। वर्स्ट सिचुएशन है, आपके राउटर्स क्या कर रहे हैं, वो बैठे हैं और वेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का जो आनी चाहिए थी वो आ नहीं पा रही है क्योंकि एक राउटर मिसबिहेव कर गया इस पर्टिकुलर मल्टी एक्सेस सेगमेंट। क्लियर है यहां तक? तो इस सिचुएशन से बचने के लिए एआईजीआरपी ने, यानी आरटीपी ने एक बहुत बेहतर फीचर बनाया। इसने एक स्पेशल मोड बनाया जिसे कहा गया कंडीशनल रिसीव। कंडीशनल या सीआर मोड, नाम से पता लगता है कि जो आपके मल्टी एक्सेस डिजाइन के जो राउटर्स हैं इनमें जो रिसीविंग मोड है, अब ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो राउटर क्या करते हैं, कंडीशनल मोड में चले जाते हैं या सीआर मोड में आ जाते हैं। ये क्या है कि ये जो फीचर है ईआईजीआरपी को अपने नेबर्स के बीच में एक कह लीजिए पार्टीशन करने की एक पावर देता है। आपका जो मल्टी एक्सेस इंटरफेस ग्रुप है ये उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक है वेल बिहेव्ड राउटर जो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, और एक है लैगिंग राउटर जो लैग कर रहा है भाई। एआईजीआरपी क्या करता है, अगर उसे ऐसी सिचुएशन दिखती है कि मल्टी एक्सेस सेगमेंट में एक या दो राउटर मिसबिहेव कर रहे हैं, मिसबिहेव का मतलब वो एक्नॉलेजमेंट प्रीवियसली सेंड अपडेट का कोई आंसर नहीं दे पा रहे हैं, यानी एक्नॉलेजमेंट नहीं दे पा रहे, तो ये क्या करेगा, पूरे इस ग्रुप को दो पार्ट में ब्रेक कर देता है, क्योंकि इसे तो पता ही है नेबर कौन कौन से हैं। एक हो जाता है वेल बिहेव्ड राउटर जो बिल्कुल सही वर्क कर रहे हैं, और एक हो जाता है लैगिंग यानी मिसबिहेव्ड राउटर। क्लियर है? जो फेल हो चुके, जो हमने जो ट्रांसमिशन किया था उसको एक्नॉलेज करने में फेल हो गए। अब ये आईजीआरपी यहाँ पर क्या करता है, पैरेलली रीट्रांसमिट करता है अनऑक्नॉलेज पैकेट को भी, जो लैगिंग राउटर है, और जो वेल बिहेव्ड राउटर है उनके पास अगला मल्टीकास्ट सीक्वेंस, दोनों को भेज सकता है। इसके साथ क्या सिचुएशन है, एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो जब मल्टीकास्ट फ्लो टाइमर इसका खत्म हो जाता है
तो ये क्या करता है, रीट्रांसमिट करता है। ये मैंने बताया था आपको नेबरशिप में। रीट्रांसमिट का मतलब अब ये यूनिकास्ट करेगा इसे। रीट्रांसमिशन हमेशा यूनिकास्ट होता है। किसके लिए? इस पर्टिकुलर नेबर के लिए जो मिसबिहेव राउटर है। बाकी के लिए उसका जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो उन्हें भेजेगा। इस सीक्वेंस को अब ये जो मल्टीकास्ट जा रहा है ये भी इसके पास रिसीव हो सकता है, मान लेते हैं अभी तक। लेकिन अगर सीआर मोड है तो इसके पास रिसीव भी होता है, तो ये उसको ड्रॉप करता है। कैसे करता है? इसके लिए अब यहां पर स्पेशल टीएलबी बनाई गई। ठीक है, ये यहाँ क्या कहता है, दो टीएलबी हैं। ये जो सारा जो फंडा है, जो लॉजिक है कंडीशनल मोड का, सीआर मोड का जो है, कि जिसमें मल्टीकास्ट भी पैरेलली चल सकते हैं और जो अनएक्नॉलेज पैकेट है वो भी रीट्रांसमिट हो सकता है एज ए यूनिकास्ट। उसको बनाने के लिए इन्होंने एक स्पेशल कॉन्सेप्ट रखा और यहाँ लाई गई दो तरीके की टीएलबीज। ध्यान से सुनना बहुत। यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? प्रॉब्लम क्या है? ये वो सारी बातें हैं जो मुश्किल ही आपको किताबों में नजर आते हैं, केवल अच्छी किताबों में ही आपको ये दिखाई देंगे। अब यहाँ क्या है, ये इस पूरे एक्शन को लेने के लिए अब यहाँ पर जो सेंडर है, जो आपका सबसे पहला जो सेंडर था, वो क्या करता है, वो एक हेलो पैकेट बनाता है जिसके अंदर दो टीएलबी होती है। ये एक स्पेशल हेलो बनाता है और इसके अंदर दो टीएलबी रिकॉर्ड्स डालता है, यानी दो टाइप की नई इंफॉर्मेशन ऐड करता है। एक को कहते हैं सीक्वेंस टीएलबी और एक को कहते हैं नेक्स्ट मल्टीकास्ट सीक्वेंस। एक हो गई सीक्वेंस टीएलबी, एक हो गई नेक्स्ट मल्टीकास्ट सीक्वेंस टीएलसी। जनरली इसे कहते हैं सीक्वेंस्ड हेलो। यानी कि ये जो हेलो है पूरा, जो स्पेशल हेलो है, जब उसे दिखता है मुझे कंडीशनल मोड में आ गया हूं, मैं सीआर मोड के अंदर आ गया हूं, तो एक हेलो बनाता है जिसके अंदर दो स्पेशल टीएलबी की इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है और इसे हम लोग सीक्वेंस्ड हेलो भी कहते हैं जनरल लैंग्वेज, जिसमें केवल सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन जा रही होती है। ये भी कह सकते हो आप। क्लियर है? अब ये जो नेक्स्ट मल्टीकास्ट सीक्वेंस टीएलबी है, इसके अंदर क्या होता है, जो नया जो मल्टीकास्ट आप भेजोगे, जो नेक्स्ट रिलायबल मल्टीकास्ट मैसेज है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है, उसका सीक्वेंस नंबर होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? नेक्स्ट मल्टीकास्ट सीक्वेंस टीएलबी के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, जो इसे नया भेजना था, जो भेज नहीं पा रहा था है, उसका सीक्वेंस नंबर भरता है। जैसे मान लेते हैं 2, तो नेक्स्ट मल्टीकास्ट जो आने वाला है वो 2 है, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भेजी जाती है। और ये जो सीक्वेंस टीएलबी है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लिस्ट होती है, ठीक है, उन राउटर्स की जो लैग कर रहे हैं। लैगिंग राउटर्स की इंफॉर्मेशन होती है, लैगिंग राउटर्स आईपी एड्रेस, उन नेबर का आईपी एड्रेस होता है, यानी नेबर एड्रेस मान लीजिए। नेक्स्ट मल्टीकास्ट सीक्वेंस टीएलबी में क्या होता है, अपकमिंग सीक्वेंस नंबर होता है, जो नेक्स्ट रिलायबल मल्टीकास्ट मैसेज आप डालने वाले हो। और सीक्वेंस टीएलबी वाले पोर्शन के अंदर क्या होता है, जितने भी मिसबिहेविंग राउटर्स हैं और उनके आईपी एड्रेसेस होते हैं। ये क्या कहता है, यानी कि ये हेलो क्या कह रहा है, कि जो भी भाई अपने आप को, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर जो मैं भेज रहा हूं सीक्वेंस टीएलबी में, अगर आपको मान रहा है, अगर वो उसके अंदर शामिल है, तो वो क्या करेगा, जो भी ये मैं मल्टीकास्ट भेजूंगा जो इस सीक्वेंस टीएलबी के अंदर, नेक्स्ट मल्टीकास्ट सीक्वेंस टीएलबी के अंदर इंडिकेटेड है, वो उसको रिसीव नहीं करेगा, ड्रॉप करेगा। क्लियर है? ये जो पूरा मैसेज क्या कहता है, इसने क्या बताया दोनों पोर्शन में, इसमें बता दिया मिसबिहेविंग राउटर्स और एक नेक्स्ट मल्टीकास्ट, और किस पर भेज दिया, इसे सभी राउटर्स पर भेज दिया। और वो क्या कह रहा है सभी राउटर से, अगर किसी राउटर को अपना आईपी एड्रेस इस सीक्वेंस टीएलबी इंफॉर्मेशन के अंदर दिख रहा है, तो अगर आपको फ्यूचर में ये वाला पैकेट रिसीव होता है जो मैं सीक्वेंस नंबर अगर भेजूंगा, तो आप उसको रिसीव नहीं करोगे, उस पैकेट को इग्नोर करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? और अगर कोई नेबर इस सीक्वेंस हेलो पैकेट को रिसीव करता है और उसे सीक्वेंस टीएलबी में अपनी लिस्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कि वो जो अपकमिंग मल्टीकास्ट पैकेट आने वाला है उसको रिसीव कर सकता है।
और वो राउटर अपने आप को कंडीशनल रिसीव मोड में सेट कर लेता है, यानी कि वो अपना मल्टीकास्ट सीक्वेंस को लाएगा और उसके बाद उस सीक्वेंस क्या बोलते हैं सीआर मोड को क्लियर कर लेता है। और जो राउटर उस सीक्वेंस हेलो पैकेट में अपने आप को देखता है कि हाँ मैं सीक्वेंस टीएलबी के अंदर मेरे आईपी दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी मतलब हो, अगर कोई भी मल्टीकास्ट सीक्वेंस आएगा मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक वो पहले वाले का एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया। तो पैरेलली ये जो सेंडर है ये यूनिकास्ट भी करता रहेगा, क्या जो रिट्रांसमिट पैकेट चल रहे थे वो रिट्रांसमिट भी करता रहेगा, और एक बार इसे भेजेगा और उसमें ये भर देगा ये नेक्स्ट मल्टीकास्ट सीक्वेंस टीएलबी है, और इस लिस्ट में जो भी राउटर्स नहीं है वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मल्टीकास्ट भी चलता रहेगा और आपका यूनिकास्ट भी चलता रहेगा। तो वो जो प्रॉब्लम है एक्नॉलेजमेंट वाली, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये एक्चुअल में मल्टीकास्ट को रिसीव करता रहेगा, इसके पास पुराने पैकेट के ही क्या जाते रहेंगे, रिट्रांसमिशन, जब तक ये उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं कर देता। जब एक्नॉलेजमेंट दे देगा तो इस पर भी फिर मल्टीकास्ट शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? तो ये एक बहुत डीप फीचर है EIGRP का, तभी उसने वो ट्रांसमिशन टाइमर बनाया जो मैंने आपको बताया था कि मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट के बीच में जो टाइमर होता है वो मल्टीकास्ट फ्लो टाइमर होता है। जब वो एक्सपायर हो जाता है तब फिर RTO चल जाता है, रिट्रांसमिशन टाइम आउट। वो फिर मेंटेन करता है कि हाँ भाई मैं रिट्रांसमिट इतनी देर में भेज रहा हूँ, इसका एक्नॉलेजमेंट आ जाना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो फिर 15 बार करता है। और उन सबकी कैलकुलेशन को जो कवर अप करता है, जो लेफ्ट टाइम है वो SRTT होता है, स्मूथेड राउंड ट्रिप टाइमर। इसके अंदर से मिलकर वो सारे टाइमर्स बनते हैं, और आपका ये जो टोटल जो RTB का फंडा है वो इस तरीके से चलता रहता है। तो यूनिकास्ट भी जाएगा, रिट्रांसमिट भी हो सकता है, और इन राउटर्स को वेट नहीं करना। तो वाई यूजिंग इस AR मोड, EIGRP प्रोसेस क्या करती है, आपको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, एक मिसबिहेव राउटर और एक वेल बिहेव्ड राउटर। वेल बिहेव्ड राउटर को बताया जाता है कि ये नया मल्टीकास्ट है जो नेक्स्ट आएगा, और जो मिसबिहेव राउटर को उसे बताया जाता है ये नया मल्टीकास्ट सीक्वेंस आएगा, इसे आप रिसीव नहीं करोगे। बाकी सब रिसीव करेंगे क्योंकि आपने अभी तक पुराना ही हिसाब क्लियर नहीं किया है, तो पहले अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करो, उसके बाद फिर आपको ये नेक्स्ट जो सीक्वेंस आएगा वो मिल जाएगा। क्लियर है मेरी बात? कोई डाउट? बोलो। ऑल क्लियर? या कंफ्यूजन है? यस, बिट कंफ्यूजिंग बट नॉट टू मच। वॉइस आ रही है भाई मेरी? यस सर। कोई डाउट है भाई किसी को? एक बार दोबारा जब कभी देखेंगे सर तो कल बताएंगे इसके रिगार्डिंग तो आप कोशिश। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा समझने वाली चीज है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप इसको दोबारा से सुनोगे देखोगे तो बहुत आनंद आएगा, और एक आपको एक बहुत ही रेयर चीज EIGRP के बारे में पता लगेगी, जो शायद ही कोई ट्रेनर इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली बहुत सारे ट्रेनर्स के लिए खुद के लिए भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है। लेकिन दिस इज द फीचर ऑफ द EIGRP, दैट्स वाई इसकी एडी 90 है। इन सब फीचर्स की वजह से EIGRP को इतना सुप्रीम राउटिंग प्रोटोकॉल बोला जाता है। क्लियर है? Yes. तो ये वो चीजें हैं जिससे आपकी पावर शो होती है। आप किसी से पूछ सकते हो, कोई अगर आप आपके सामने कोई सवाल रखता है, आप क्या जानते हो IGRP के बारे में, या कोई डिस्कशन हो रहा है तो आप किसी से भी पूछ सकते हो कि IGRP का कंडीशनल रिसीव मोड क्या है। तो बेसिकली दिस इज द कंडीशनल रिसीव मोड। तो उसमें जो हेलो चलते हैं ना सीक्वेंस्ड हेलो कहते हैं, या किसी से आप ऐसे पूछ सकते हो व्हाट इज द सीक्वेंस्ड हेलो कॉन्सेप्ट इन द EIGRP। तो इसका मतलब, या आपसे किसी ने पूछ लिया इंटरव्यू में कि व्हाट इज सीक्वेंस हेलो, तो ऐसा पूछ लेता रिक्रूटर्स, तो आप उनको ये जवाब दे सकते हो। यानी कि सीक्वेंस हेलो का मतलब आप किसी हेलो प्रोटोकॉल के पास नहीं जाओगे। वो क्या पूछ रहा है, RTP के अंदर जब CR मोड आता है तो जो सीक्वेंस हेलो बनाता है जिसके अंदर दो TLB कंटेंट होते हैं,
वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है उसके थ्रू, हेलोस के थ्रू, तो आप उससे यूटिलाइज कर सकते। क्लियर? ओके सर। अभी बताओ आगे बढ़ाऊं या रुकूं, क्योंकि आगे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं अभी। जैसा बोलो। एक बार रिकनेक्ट कर लेते हैं सर इसको, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि इसके बाद फिर आएगी डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम, आपकी टोपोलॉजी टेबल के अंदर ये सब जो चीजें आप देख रहे हो। एआईजीआरपी में यही है, जो आपने अगर इन चीजों को समझ लिया तो फिर कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल स्लैब तो बहुत छोटे छोटे हैं। जो कोर कॉन्सेप्ट है जिस वजह से एआईजीआरपी को 90 एडी वैल्यू मिली, ये सब जो आप देख रहे हो सक्सेसर्स क्या है, ये एफडी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट में दो अलग अलग वैल्यू दिखी हुई हैं, ये क्यों नहीं थे, क्यों आए हैं, वो सारी चीजें, तो इसको कंसिडर करेंगे कल और फ्रेशली टोपोलॉजी टेबल। ठीक है सर। ठीक है जी। ओके सर। सर थोड़ा मेरा इवेंट जी में